हेलो एवरीवन, मैं लवकुश उपाध्याय बायोलॉजी फैकल्टी एट दक्षिणा स्वागत करता हूं आप सभी का दक्षिणा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो आज का जो हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 2 ऑफ ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। लास्ट लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था अबाउट हेल्थ की डेफिनेशन मैंने बताई थी आप लोगों को। इसके अलावा आई ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द डिजीजेस एंड टाइप्स ऑफ डिजीजेस। तो आज कुछ डिजीज के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द बैक्टीरियल डिजीज। इसके बाद आई विल कम टू द वायरल डिजीज। देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ डिजीजेस, इन्फेक्शियस डिजीजेज एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेज। बेसिकली मेजर जो टाइप्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, इन्फेक्शियस डिजीज एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। तो जो इन्फेक्शियस डिजीज है उसमें आते हैं ऐसी बीमारियां जो कि पैथोजेंस की वजह से होती है। पैथोजेंस किसको कहते हैं आप? पैथोजेंस कहते हैं आप डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म को पैथोजेंस कहा जाता है। डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड पैथोजेंस। तो पैथोजेंस की वजह से जो डिजीज होती हैं, जो बीमारियां होती है वो जनरली इन्फेक्शियस होती हैं और ये बीमारियां जनरली स्प्रेड हो जाती है। ये एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में इनके ट्रांसमिशन के चांसेस होते हैं, राइट। ये स्प्रेड हो जाती हैं, आर यू गेटिंग और नॉट। और ये जो है कितने टाइप की होती है? ये होती है बैक्टीरियल डिजीज, वायरल डिजीज, प्रोटोजोन डिजीज, हेल्मिंथ डिजीज एंड इवन फंजल डिजीज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द बैक्टीरियल डिजीज, सो लिसन केयरफुली। तो बैक्टीरियल डिजीज की अगर हम बात करें, बैक्टीरियल डिजीज यानी कि वो बीमारियां जिनमें पैथोजेंस मेनली बैक्टीरिया होते हैं। तो बैक्टीरिया कॉजिंग डिजीजेस दैट यू कॉल्ड बैक्टीरियल डिजीज, जिनको आप बैक्टीरियल डिजीज कहते हैं, यानी कि ऐसी बीमारियां जो कि बैक्टीरिया की वजह से होती है। अब ये कौन कौन सी बीमारियां हैं जो कि आपके सिलेबस में गिवन है, दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस। वैसे तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन बहुत सारे होते हैं। कुछ बैक्टीरियल डिजीज आपने एसटीडीज वगैरह में भी पढ़ी होगी, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज में, इज दैट क्लियर। लेकिन कुछ बैक्टीरियल डिजीज आई एम गोइंग टू डिस्कस इन ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर। तो यहां पे जो मेजर बैक्टीरियल डिजीजेज हैं दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस। तो नंबर 1 इज, देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं, एक बीमारी होती है टाइफॉइड। इनके पैथोजेंस के नाम आपको याद रखने बहुत जरूरी है, बैक्टीरिया का नाम आपको याद रखना बहुत जरूरी है, एग्जाम में जनरली पूछ लिया जाता है। एंड टाइफाइड इज आल्सो गिवन इन एनसीईआरटी बुक। टाइफाइड क्या है? अगर बात करें टाइफॉइड या टाइफाइड भी बोलते हैं लोग इसको, तो अगर हम बात करें टाइफाइड की, तो दिस इज कॉज्ड बाय ए बैक्टीरिया। ये कौन से बैक्टीरिया की वजह से होता है? जो कि इसमें एक पैथोजन है। इसका पैथोजन क्या है? सबसे पहले हम पैथोजन के बारे में बताते हैं। इसका जो बैक्टीरिया है, इसका जो पैथोजन है वो है सैल्मोनेला टाइफी। सैल्मोनेला टाइफी ये एक बैक्टीरिया है, सैल्मोनेला टाइफी, जिसकी वजह से टाइफाइड हो जाता है। टाइफाइड को हिंदी में मियादी बुखार भी कहते हैं। इसको एंट्रिक फीवर भी कहा जाता है। अदर नेम ऑफ टाइफाइड, इसको एंट्रिक फीवर भी कहा जाता है। एंट्रिक फीवर या इसको इंटेस्टिनल फीवर भी हम कह सकते हैं, क्योंकि इसकी इन्फेक्शन साइट जो है वो इंटेस्टाइन है। ये जो बैक्टीरिया है इसका जो मल्टीप्लिकेशन होता है, इज दैट क्लियर। इसकी जो ग्रोथ टेक प्लेस करती है, इसकी जो इन्फेक्शन साइट है वो है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो इंटेस्टिनल फीवर भी इसको बोला जाता है क्योंकि इसकी इन्फेक्शन साइट जो है वो इंटेस्टाइन है। आर यू गेटिंग और नॉट। और इसको एंट्रिक फीवर भी कहा जाता है और हिंदी में इस बुखार को आप मियादी बुखार भी कहते हैं। सैल्मोनेला टाइफी की वजह से ये फीवर होता है। वैसे तो अगर हम इस फीवर की बात करें तो इस फीवर का ट्रीटमेंट पॉसिबल है, लेकिन अगर आप ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं, सीवियर केसेस में इससे डेथ भी हो सकती है। इट कैन कॉज ऑफ डेथ ऑफ पर्सन ऑल्सो इफ यू आर नॉट गोइंग फॉर द ट्रीटमेंट। अगर आप ट्रीटमेंट के लिए नहीं जा रहे हैं, आप लापरवाही कर रहे हैं, तो इसकी वजह से डेथ होने के भी चांसेस हैं। तो ये भी अपने आप में एक डेंजरस डिजीज की कैटेगरी में आती है, जिसको आप टाइफाइड कहते हैं। बट इससे घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि इस बीमारी का इलाज पॉसिबल है। इस बीमारी को पूरी तरीके से जो है इलाज किया जा सकता है इसका। आर यू गेटिंग और नॉट। तो यहाँ पे पैथोजेंस कौन सा है? सैल्मोनेला टाइफी। तो सबसे पहले हम पैथोजन की बात कर रहे हैं। इन्फेक्शन साइट क्या है? इस पैथोजन की जो इन्फेक्शन साइट है या इस फीवर की जो इन्फेक्शन साइट है, टाइफाइड, दिस इज ए काइंड ऑफ फीवर। टाइफाइड फीवर है, ये एक किस्म का बुखार है ये, राइट। इसकी जो इन्फेक्शन साइट है वो है इंटेस्टाइन, जिसकी वजह से इसको इंटेस्टिनल फीवर भी कहते हैं और इसको एंट्रिक फीवर भी कहा जाता है। तो ये हो गया सैल्मोनेला टाइफी, इन्फेक्शन साइट। इसके बाद मैं बात करता हूं ट्रांसमिशन की। किसी भी डिजीज में
जो हम लोग पढ़ाते हैं, जो मेजर चीजें होती हैं वो होती है कौन सा पैथोजन की वजह से बीमारी हो रही है, दूसरा इन्फेक्शन साइट क्या है, तीसरा इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है, और चौथा है इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं, और पांचवा है इसका ट्रीटमेंट क्या है। तो ये मेजर स्टेप्स है किसी भी डिजीज को डिस्कस करने में। करते हैं जब सबसे पहले आप पैथोजन का नाम याद करते हैं, इसके बाद उसकी इन्फेक्शन साइट क्या है, इसके बाद उसका ट्रांसमिशन कैसे होता है और उसके सिम्टम कैसे होते हैं, उसके बाद लास्ट में ट्रीटमेंट इसका किस तरीके से पॉसिबल है। तो ये आपको सीक्वेंस वाइज राइट समझना है, सीक्वेंस वाइज पढ़ना है। तो यहाँ पे ट्रांसमिशन की अगर हम बात करें, इसका जो ट्रांसमिशन होता है वो होता है कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर। टाइफाइड एक वाटर बॉर्न डिजीज भी है, दिस इज वाटर बॉर्न डिजीज ऑल्सो। फूड एंड वाटर की वजह से टाइफाइड हो सकता है। कंटेमिनेटेड फूड अगर आप कंज्यूम करते हैं, कंटेमिनेटेड फ्रूट्स कंज्यूम करते हैं, वेजिटेबल्स कंज्यूम करते हैं, या कंटेमिनेटेड खाना आप खाते हैं, या फिर कंटेमिनेटेड पानी आप पीते हैं, तो उसकी वजह से टाइफाइड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसका जो ट्रांसमिशन होता है कंटेमिनेटेड फूड एंड कंटेमिनेटेड वाटर के थ्रू होता है, राइट। मेडिकल साइंस की क्लासिकल हिस्ट्री में टाइफाइड का में एक जो फीमेल का एक लेडी का नाम दर्ज है जिसका नाम है मैरी मेलन, या टाइफाइड मैरी भी कहते हैं। ट्रांसमिशन के साथ साथ ये आपको पता होना चाहिए, दिस इज मेंशन इन द हिस्ट्री ऑफ मेडिकल साइंस, देयर इज ए नेम इन द हिस्ट्री ऑफ मेडिकल साइंस जिसका नाम है मैरी मेलन। मैरी मेलन, राइट। एक लेडी थी जिसका नाम है मैरी मेलन, इसको हम टाइफाइड मैरी भी कहते हैं, टाइफाइड मैरी के नाम से भी जाना जाता है। टाइफाइड मैरी और मैरी मेलन ने कई सालों तक टाइफाइड को कैरी किया। दिस इज द नेम विच इज मेंशन इन द क्लासिकल हिस्ट्री ऑफ मेडिकल साइंस। मैरी मेलन और टाइफाइड मैरी एक ऐसी लेडी थी जिसने कई सालों तक टाइफाइड को कैरी किया। शी वॉज कैरियर ऑफ टाइफाइड। ये जो लेडी थी ये क्या थी, कैरियर ऑफ टाइफाइड। तो ये टाइफाइड की कैरियर थी, यानी कि ये जो है ट्रांसमिशन करती थी इस बैक्टीरिया का, कैरियर थी। इसने किस तरीके से इस बीमारी को कैरी किया, कई सालों तक इसने इस बीमारी को कैरी किया, राइट। ये बाय प्रोफेशन एक कुक थी, एक रेस्टोरेंट में काम करती थी। तो उस रेस्टोरेंट में जो भी खाना बनाती थी उस खाने को कंटेमिनेटेड कर देती थी, और उसके कंटेमिनेशन की वजह से ये जो बीमारी है ये जो लोगों में स्प्रेड होने लगी। लेकिन बाद में जब इन्वेस्टिगेशन हुआ तो पता चला कि ये जो लोग बीमार हो रहे हैं और लोगों में जो टाइफाइड की प्रॉब्लम आ रही है, टाइफाइड की वजह से जो लोग मर रहे हैं, इसके पीछे का रीजन क्या है। तो बाद में इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला कि यहाँ पे एक रेस्टोरेंट में एक लेडी काम करती है जो कि टाइफाइड कैरियर है। उसके पास जो भी खाना खाने जाता है वो बीमार पड़ जाता है और उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है। Is that clear? So this is a classical example which is given in medical science history, right? And this name is mentioned in the history of medical science and in the history of typhoid also. कई सालों तक इस महिला ने जो है इस बीमारी को फैलाया, इस बीमारी को कैरी किया। Is that clear to all of you? तो यहाँ पे कैरियर ऑफ टाइफाइड बोला जाता है इनको। This lady was carrier of typhoid and spread the disease through contaminated food which she prepared. Contaminated food which she prepared. तो जो खाना बनाती थी उसके थ्रू इसने कई सालों तक, राइट, इस बीमारी को कैरी किया। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो ये है, शी वॉज कुक बाय प्रोफेशन। कुक बाय प्रोफेशन, प्रोफेशन से ये कुक थी। तो ट्रांसमिशन में ये एक एग्जांपल यहाँ पे एनसीईआरटी में भी गिवन है, राइट। दैट्स व्हाई आई एम डिस्कसिंग विद यू, राइट। तो टाइफाइड जो है एंट्रिक फीवर है, इंटेस्टिनल फीवर है, बैक्टीरिया पैथोजन सैल्मोनेला टाइफी, इन्फेक्शन साइट इज इंटेस्टाइन, ट्रांसमिशन कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर। और मैरी मेलन जो कि प्रोफेशन से एक कुक थी, उसने कई सालों तक इस बीमारी को फैलाया, इस बीमारी को स्प्रेड किया। जो भी लोग इसके पास खाना खाने के लिए जाते थे इसके रेस्टोरेंट में, तो वो बीमारी लेके जाते थे। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो ये एक क्लासिकल एग्जाम्पल दिया इन द हिस्ट्री ऑफ मेडिकल साइंस।
इसके अलावा यहाँ पे ये ट्रांसमिशन हो गया, इन्फेक्शन साइट हो गई। इसके बाद बात करते हैं सिम्टम्स की, कि यहाँ पे जो मेजर सिम्टम्स क्या क्या हैं टाइफाइड के, ये आपको पता होने चाहिए। ध्यान दीजिए, टाइफाइड के जो मेजर सिम्टम्स है, हाई फीवर, रिक्यूरिंग ऑफ हाई फीवर, इसमें हाई फीवर आ जाता है, बुखार बार बार आता रहता है। 106 डिग्री फ़ारेनहाइट तक यहाँ पे फीवर पहुंच जाता है। इसमें 106 फ़ारेनहाइट तक यहाँ पे 106 डिग्री फ़ारेनहाइट तक यहाँ पे जो है क्या हो जाता है, यहाँ पे फीवर हो जाता है। इसमें जो है लॉस ऑफ एपेटाइट्स हो जाता है, भूख नहीं लगती है। अगर लॉस ऑफ एपेटाइट होगा तो बॉडी वेट भी लॉस हो सकता है। इज दैट क्लियर? हेडेक होना आम बात है, स्टोमक हेडेक, स्टोमक, इज दैट क्लियर? इसके अलावा हाई फीवर, लॉस ऑफ एपेटाइट, हेडेक, स्टोमक एंड वीकनेस ऑल्सो, वीकनेस भी आ जाती है इन केस ऑफ टाइफाइड। इज दैट क्लियर? तो ये इसके कॉमन सिम्टम्स हैं, राइट। बट इन सम सीवियर केसेस डेथ में बी अकर ड्यू टू इंटेस्टिनल परफोरेशन। ये भी बात याद रखनी है आपको। इन सम सीरियस केसेस, कुछ सीरियस केसेस में डेथ में बी अकर, डेथ भी हो सकती है ड्यू टू इंटेस्टिनल परफोरेशन। इंटेस्टिनल परफोरेशन की वजह से कुछ सीरियस केसेस में डेथ होने के चांसेस भी हो जाते हैं। तो ये हो गया टाइफाइड। तो टाइफाइड, एंट्रिक फीवर, इंटेस्टिनल फीवर, पैथोजन सैल्मोनेला टाइफी, इन्फेक्शन साइट इज स्मॉल इंटेस्टाइन, ट्रांसमिशन कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर को कंज्यूम करने से हो जाती है। मैरी मेलन, दैट इज द एग्जांपल ऑफ टाइफाइड कैरियर फीमेल, she was cook by profession, she spread this disease for several years. Is that clear to all of you? Through contaminated food and water. इसके अलावा यहाँ पे जो मेजर सिम्टम्स है, हाई फीवर होना, हेडेक होना, स्टोमक होना, लॉस ऑफ एपेटाइट होना, वीकनेस आ जाना, ये एक कुछ इसके मेजर सिम्टम्स हैं। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? हालांकि टाइफाइड का ट्रीटमेंट भी पॉसिबल है, देयर इज वैक्सीन ऑफ टाइफाइड ऑल्सो, ठीक है। और इसके अलावा कुछ सीवियर केसेस में डेथ होने के चांसेस भी हो सकते हैं अगर आपने सही समय पर सही इलाज नहीं लिया। तो डेथ में अकर इन सीवियर केसेस ऑल्सो ड्यू टू इंटेस्टिनल परफोरेशन। सो दिस इज ऑल अबाउट टाइफाइड। टाइफाइड के बाद अगला जो इन्फेक्शन है दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस, नेक्स्ट इज निमोनिया। तो निमोनिया की हम बात कर रहे हैं। निमोनिया देखिए क्या होता है निमोनिया, लिसन केयरफुली। सो नेक्स्ट इज निमोनिया। I am going to discuss about pneumonia. Pneumonia क्या है ये आपको पता होना चाहिए. This is the example which is also given in your NCERT book, right? So these all are bacterial disease which I am going to discuss today. निमोनिया भी एक बैक्टीरियल डिजीज है, ये भी बैक्टीरिया की वजह से होता है, राइट? ए मेजॉरिटी केसेस ऑफ निमोनिया आर, राइट, जनरली चिल्ड्रंस में प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है या फिर जो ओल्ड एज पर्सन है उसमें निमोनिया के चांसेस ज़्यादा होते हैं. वैसे तो ये किसी भी एज में भी हो सकता है निमोनिया. निमोनिया में भी मेनली बैक्टीरियल होता है, लेकिन निमोनिया जो है वायरल भी हो सकता है, राइट. निमोनिया की जो कंडीशन डेवलप होती है ये वायरल में भी हो सकता है और इसके अलावा बैक्टीरियल इन्फेक्शन में भी हो सकता है. तो इट कैन बी बैक्टीरियल और इट कैन बी वायरल. आर यू गेटिंग और नॉट? कुछ वायरस ऐसे हैं जो कि निमोनिया कोज वायरस हैं, ऐसे ही बैक्टीरिया भी होते हैं जो कि निमोनिया कोज बैक्टीरिया है. इज दैट क्लियर? ये मेनली चिल्ड्रंस को अफेक्ट करता है या सीनियर सिटीजन्स को ज़्यादा अफेक्ट करता है, बट ये किसी भी एज में इसके चांसेस हो सकते हैं. ये पर्सन टू पर्सन की इम्यूनिटी पे डिपेंड करता है. चिल्ड्रन में और सीनियर सिटीजन्स में की जो इम्यूनिटी होती है वो थोड़ी वीक होती है, इसलिए उनमें इसके चांसेस ज़्यादा रहते हैं. लेकिन दिस प्रॉब्लम कैन
हैपन विद द अडल्ट्स ऑल्सो, ये किसी के साथ भी हो सकता है। इज दैट क्लियर? तो ये भी एक बैक्टीरियल डिजीज है। सो नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल अबाउट निमोनिया। तो देखिए निमोनिया क्या है। निमोनिया एक लंग्स इन्फेक्शन है। निमोनिया की जो इन्फेक्शन साइट है वो लंग्स है। इसका जो पैथोजन है, दिस इज कॉज्ड ड्यू टू ए पैथोजन। ये नाम आपको याद रखने हैं, जैसे टाइफाइड, सैल्मोनेला टाइफी। निमोनिया का जो पैथोजन है वो है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, डिप्लोकोकस निमोनिया। आप एक नाम और लिख सकते हैं, डिप्लोकोकस निमोनिया। ये कुछ बैक्टीरिया है जिसकी वजह से निमोनिया की प्रॉब्लम हो जाती है। इज दैट क्लियर? माइकोप्लाज्मा की वजह से भी निमोनिया हो सकता है, राइट? पीपीएलओ आपने सुना होगा, स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। तो उसकी वजह से भी निमोनिया की कंडीशन डेवलप हो सकती है। बट मेजॉरिटी ऑफ कंडीशंस ऑफ द निमोनिया डेवलप ड्यू टू दीज बैक्टीरिया। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा या फिर डिप्लोकोकस निमोनिया आप कहते हैं। आपको अगर याद हो, आपने पढ़ा होगा, राइट, 6th चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। तो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, राइट, ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट आपने पढ़ा होगा। फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने एक ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल दिया, एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने जो है एक बैक्टीरिया लिया था जिसको उन्होंने माइस में इंजेक्ट किया। दैट बैक्टीरिया वाज निमोनिया कॉज बैक्टीरिया एंड दैट बैक्टीरिया वाज टेकन बाय ग्रिफिथ, इट वाज स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। तो ये सेम बैक्टीरिया उस एक्सपेरिमेंट में भी इस्तेमाल हुआ था। तो यहाँ पे एनसीईआरटी में 2 जगह इसका नाम मेंशन है, एक तो यहाँ पे और एक मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में। तो बड़ी आसानी से आपको ये नाम याद हो जाएगा, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा या डिप्लोकोकस निमोनिया। दिस इज द पैथोजन विच इज कॉज्ड ऑफ निमोनिया, जिसकी वजह से निमोनिया की कंडीशन डेवलप होती है। निमोनिया में एग्जैक्टली होता क्या है ये आपको पता होना चाहिए। निमोनिया की जो इन्फेक्शन साइट है, निमोनिया मेनली इन्फेक्ट करता है लंग्स को। ये लंग्स को इन्फेक्ट करता है, दैट्स व्हाई कॉल्ड निमोनिया। दिस इज द इन्फेक्शन साइट ऑफ निमोनिया, राइट, इज लंग्स। इस बैक्टीरिया की जो इन्फेक्शन साइट है वो लंग्स है। यहां पे इन दिस केस इसका जो ट्रांसमिशन होता है, देख लीजिए, ये मैं आपको बता दूं इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है। निमोनिया का जो ट्रांसमिशन होता है थ्रू एरोसोल। जो कंटेमिनेटेड ड्रॉपलेट्स हैं, कोई इन्फेक्टेड पर्सन आपके सामने खांसता या छींकता है तो उसकी जो ड्रॉपलेट्स है, जो इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट्स है या एरोसोल आप बोलते हो, इफ यू इनहेल, अगर उन ड्रॉपलेट्स को, इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट्स को आप इनहेल कर लेते हैं तो उसकी वजह से निमोनिया के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट्स की वजह से निमोनिया का ट्रांसमिशन होता है। इज दैट क्लियर? एरोसोल की वजह से, इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट्स की वजह से इसके ट्रांसमिशन का चांसेस बढ़ जाता है। इफ एनी इन्फेक्टेड पर्सन विल स्नीज इन फ्रंट ऑफ यू, राइट, और वो खांसता है आपके सामने, राइट, तो थ्रू कफिंग ड्रॉपलेट्स, थ्रू स्नीजिंग ड्रॉपलेट्स, दिस कैन ईजिली ट्रांसमिट। तो ये ईजिली ट्रांसमिट हो जाता है, ईजिली स्प्रेड हो जाता है। तो ये बात आपको याद रहे। तो ट्रांसमिशन का ये तरीका है। दूसरा, इसके जो मेजर सिम्टम्स हैं ये भी आपको पता होने चाहिए। सिम्टम्स पे क्वेश्चन आ जाते हैं, लिसन केयरफुली। अगर हम सिम्टम्स की बात करें, निमोनिया के जो सिम्टम्स हैं, निमोनिया की जो इन्फेक्शन साइट है वो मेनली लंग्स है। तो सीधी सी बात है कि यहाँ पे ब्रीदिंग डिफिकल्टीज तो डेवलप होगी ही होगी, रेस्पिरेटरी डिफिकल्टीज तो डेवलप होगी ही होगी। इन केस ऑफ द निमोनिया, निमोनिया के केस में क्या होता है, लंग्स में जो एल्वोलाई है, एल्वोलाई फिल्ड विद म्यूकस। इज दैट क्लियर? एल्वोलाई जो है म्यूकस से फिल्ड हो जाएगी। सपोज दैट दिस इज ए पर्टिकुलर एल्वोलाई, राइट,
ये एक एल्वोलाई है। लंग्स की जो यूनिट होती है एल्वोलाई होती है, एंड एल्वोलाई इज द साइट फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेज। और यहाँ पे गैसेज एक्सचेंज टेक प्लेस करता है। यहीं से बॉडी में ऑक्सीजन डिफ्यूज होती है और बॉडी से लंग्स में CO2 डिफ्यूज होती है। तो लंग्स में जो है एल्वोलाई इज द साइट जहाँ पे गैसेज एक्सचेंज टेक प्लेस करता है, जहाँ से ऑक्सीजन जो है बॉडी के अंदर डिफ्यूज हो जाती है। इज दैट क्लियर? तो वो साइट कौन सी है लंग्स में? वो एल्वोलाई है। एल्वोलाई को यूनिट ऑफ लंग्स भी कहा जाता है। इसको आप यूनिट ऑफ लंग्स भी कह सकते हैं। इज दैट क्लियर? तो इस केस में, निमोनिया के केस में, ये लंग्स को अफेक्टेड करता है, ये एल्वोलाई को अफेक्टेड करता है। तो एल्वोलाई में क्या होगा कि एल्वोलाई के अंदर म्यूकस फिल्ड हो जाएगा। देखिए एल्वोलाई के अंदर म्यूकस फिल्ड हो गया। यहाँ पे एल्वोलाई के अंदर अगर म्यूकस फिल्ड हो गया तो उस केस में क्या होगा? एल्वोलाई के अंदर स्पेस कम हो गया। किसके लिए? ऑक्सीजन के लिए। एल्वोलाई से जो है एक्सचेंज टेक प्लेस करता है। इज दैट क्लियर? डिफ्यूजन टेक प्लेस करता है ऑक्सीजन का। अगर यहाँ पे एल्वोलाई का स्पेस म्यूकस से फिल्ड होगा तो यहाँ पे ऑक्सीजन का बॉडी के अंदर कम डिफ्यूजन हो पाएगा, ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाएगी। और अगर ऑक्सीजन की सप्लाई कम होगी तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स डेवलप हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, लिसन केयरफुली, इसके जो मेजर सिम्टम्स है, जैसे कि ये लंग्स को अफेक्ट करता है, तो यहाँ पे एल्वोलाई फिल्ड विद म्यूकस, एल्वोलाई म्यूकस से फिल्ड हो जाती है, राइट। लो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाएगी बॉडी में। इज दैट क्लियर? क्योंकि एल्वोलाई जो है उसका स्पेस जो है ऑक्युपाई कर लिया है म्यूकस ने, जबकि वहाँ से एक्सचेंज होता है गैसेस का, वहाँ से ऑक्सीजन सप्लाई होती है, वहाँ से बॉडी के अंदर ऑक्सीजन डिफ्यूज हो पाती है। तो अब ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाएगी, और ऑक्सीजन की सप्लाई कम होने की वजह से क्या होगा? टायर्डनेस। बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई कम होगी तो ऑक्सीजन का लेवल कम होगा, तो एनर्जी लेवल ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द एनर्जी इन योर बॉडी। आर यू गेटिंग और नॉट? कभी कभी जब बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी होती है तो साइनोसिस जैसी प्रॉब्लम डेवलप हो जाती है। साइनोसिस, साइनोसिस मतलब बॉडी का जो कलर है टर्न ब्लूइश, नेल्स ब्लूइश कलर के कन्वर्ट हो जाते हैं, ग्रे टू ब्लूइश, स्किन ब्लूइश हो जाती है। क्योंकि बॉडी में अगर ऑक्सीजन सप्लाई कम होगी, ब्लड में अगर ऑक्सीजन कम होगा, तो यहाँ पे साइनोसिस की प्रॉब्लम भी डेवलप हो सकती है ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन। तो ये बात आपको याद रखना, राइट। ये बात आपको याद रखनी है। साइनोसिस जो है इट कैन ऑल्सो डेवलप, ये कंडीशन भी डेवलप हो सकती है। साइनोसिस का मतलब है स्किन एंड नेल्स टर्न ब्लूइश, ब्लूइश हो जाते हैं स्किन ऑफ नेल्स, राइट। स्किन में, नेल्स में नीलापन आ जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ साइनोसिस, जस्ट बिकॉज ऑफ लैकिंग ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड। इज दैट क्लियर? जस्ट बिकॉज ऑफ लो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड। तो ये प्रॉब्लम, ये सिम्टम्स देखे जाते हैं। इसके अलावा इसमें फीवर आना एक आम बात है, कफिंग, चिलनेस, हेडेक, तो ये बाकी सिम्टम्स बाय प्रोडक्ट है। फीवर, कफिंग, चिलनेस, स्नीजिंग, हेडेक, ये सारी प्रॉब्लम्स, ये सारे सिम्टम्स जो हैं निमोनिया में बाय प्रोडक्ट जो है डेवलप होते हैं। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? सो दिस इज ऑल अबाउट निमोनिया, राइट, एंड दिस इज द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द निमोनिया, मोर देन इनफ फॉर यू। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके बाद बात करते हैं ट्यूबरक्लोसिस की, यानी कि जिसको आप टीबी बोलते हैं। इज दैट क्लियर? ट्यूबरक्लोसिस जिसको आप टीबी कहते हैं, देखिए टीबी भी एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है
ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरक्लोसिस शॉर्ट फॉर्म में इसको टीबी कहा जाता है। ट्यूबरक्लोसिस और टीबी, हिंदी में इसको तपेदिक कहा जाता है। हिंदी में क्या क्या बोलते हैं इसको? तपेदिक बोलते हैं, ट्यूबरक्लोसिस और या फिर टीबी। ये जो बीमारी है ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। इसका जो पैथोजन है ये मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे हम टीबी की बात कर रहे हैं, इसका जो पैथोजन है वो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, दिस इज द पैथोजन ऑफ दिस डिजीज। इस बीमारी का ये पैथोजन है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ये जो बीमारी है टीबी जो है, इसकी जो इन्फेक्शन साइट है, इसकी जो इन्फेक्शन साइट है, अगर हम इन्फेक्शन साइट ऑफ टीबी की बात करें तो इन्फेक्शन साइट मेनली लंग्स होता है। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? लंग्स may be the infection site. In majority of TB cases lungs infection site होती है, but this is not always compulsory. जरूरी नहीं है कि lungs ही infection site होगा TB के लिए। TB के लिए बहुत सारी infection site हो सकती है, lungs हो सकती है, lymph nodes की भी TB होती है, lymph nodes हो सकते हैं, joints हो सकते हैं। Is that clear? लंग्स हो सकते हैं, लिम्फ नोड्स हो सकते हैं, जॉइंट्स हो सकते हैं, बोन्स हो सकती हैं। इज दैट क्लियर? तो इसकी ये एक पर्टिकुलर साइट नहीं है, इसकी काफी सारी साइट हो सकती है। लंग्स को भी इन्फेक्ट कर सकता है, जॉइंट्स को भी इन्फेक्ट कर सकता है, बोन्स को भी इन्फेक्ट कर सकता है, स्पाइन को भी इन्फेक्ट कर सकता है। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? तो इसकी मल्टीपल इन्फेक्शन साइट हो सकती है। आर यू गेटिंग और नॉट? बट इन मेजोरिटी ऑफ टीबी केसेस लंग्स इज द मेन इन्फेक्शन साइट। इज दैट क्लियर? तो ये इन्फेक्शन साइट है। इसके बाद इसका जो ट्रांसमिशन होता है, इसका ट्रांसमिशन बिल्कुल निमोनिया की तरह होता है। जैसे मैंने बताया, इसका ट्रांसमिशन होता है थ्रू इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट्स। अगर कोई टीबी का पेशेंट है आपकी सराउंडिंग में और वो खांसता है या फिर छींकता है, कफिंग या स्नीजिंग की वजह से इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट्स को वो जो है रिलीज कर देता है एयर में। एंड इफ यू विल कम इन कॉन्टैक्ट ऑफ दैट इन्फेक्टेड पर्सन, दैट air droplets, that infected droplets, if you will inhale that infected droplets, you will start to suffer from TB. You will get infected from TB, right, when you will inhale that infected droplets. That infected droplets can be responsible for the infection of the TB. तो टीबी के पेशेंट से दूर रहना चाहिए। अगर वो आपके आसपास खांसता है या छींकता है, राइट, उससे दूर रहिए। उसको एडवाइस कीजिए कि मुंह पे या तो मास्क लगाए या फिर मुंह पे रुमाल रखे या हाथ रख के छींके, क्योंकि इससे इन्फेक्शन का होने का खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि वो एयर में जो है, राइट, उस ड्रॉपलेट्स को रिलीज कर देता है, इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट्स को रिलीज कर देता है। और व्हेन यू विल इनहेल दैट इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट्स, यू विल सफर फ्रॉम टीबी। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो ये ट्रांसमिशन का तरीका है। तो टीबी में भी टीबी ऑफ लिम्फ नोड, टीबी ऑफ जॉइंट्स, टीबी ऑफ बोन्स, तो ये मेजर इन्फेक्शन साइट है टीबी के केस में। टीबी के सिम्टम्स क्या क्या हैं ये भी आपको पता होने चाहिए, राइट। सिम्टम्स में जैसे कि फीवर आना तो बड़ी कॉमन सी बात है। फीवर, चिलनेस, इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ बॉडी इन इवनिंग के टाइम पे बॉडी में का टेम्परेचर बढ़ता है। इवनिंग के टाइम पे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है टीबी के केस में। नाइट स्वेटिंग भी होती है, नाइट स्वेटिंग, वेट लॉस हो जाता है, सीवियर केसेस में डेथ भी हो सकती है। वेट लॉस हो जाता है, नाइट स्वेटिंग हो जाती है, इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ बॉडी, कफिंग होना एक आम बात है। कफिंग में जो कफ है उसमें ब्लड भी आता है, कफिंग विद ब्लड,
ये बात भी आपको याद रखनी है। चिलनेस हो जाती है, बॉडी पेन होता है, वेट लॉस हो जाता है, बॉडी पेन होता है, नाइट स्वेटिंग होती है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जॉइंट पेन हो सकता है, जॉइंट पेन, बॉडी पेन। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो ये सारे सिम्टम्स डेवलप हो जाते हैं टीबी के अंदर। टीबी के लिए एक वैक्सीन दिया जाता है जिसका नाम है बीसीजी। याद रहे, इसका जो ट्रीटमेंट है, इसके ट्रीटमेंट में एक वैक्सीन दिया जाता है बीसीजी वैक्सीन, जिसको आप बोलते हैं बीसीजी वैक्सीन। बीसीजी की फुल फॉर्म क्या है यहाँ पे? वैक्सीन। यहाँ पे जो बीसीजी की फुल फॉर्म है, द फुल फॉर्म ऑफ बीसीजी इज, ये आपको लिखना है, बीसीजी का वैक्सीन दिया जाता है पेशेंट को बेसिलस कालमीट गुएरिन। बेसिलस कालमीट गुएरिन। इज दैट क्लियर? यहां पे इस तरीके से, इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बीसीजी वैक्सीन जो है वो टीबी के पेशेंट के लिए दिया जाता है। यहां पे WHO ने एक स्ट्रेटेजी बनाई थी टीबी के ट्रीटमेंट के लिए। जिस स्ट्रेटेजी को आप डॉट्स कहते हैं। आपने देखा भी होगा कभी कभी, अगर आपने किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल को विजिट किया हो या किसी प्राइवेट हॉस्पिटल को विजिट किया हो, राइट, तो वहाँ पे बड़े बड़े बैनर भी लगे रहते हैं, बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट भी लगे रहते हैं कि टीबी का इलाज मुमकिन है, और वहाँ पे डॉट्स सेंटर भी लिखा रहता है। डॉट्स यानी कि डॉट्स एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जिससे कि बीमारी को, टीबी को ठीक किया जा सकता है, राइट। मतलब यहाँ पे टीबी की बीमारी में कंटिन्यूसली कुछ डोज लेनी पड़ती है, मेडिसिन लेनी पड़ती हैं, दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं, जिनका एक रेगुलर कोर्स होता है 3 मंथ, 6 मंथ या फिर 1 ईयर। इज दैट क्लियर? और उसके बाद टीबी के पेशेंट को पूरी तरीके से ठीक किया जा सकता है। तो WHO ने एक स्ट्रेटेजी बनाई टीबी को सही करने के लिए। वैक्सीन, जैसे कि मैंने बताया, बीसीजी, बेसिलस कालमीट एंड गुएरिन, ये वैक्सीन दिया जाता है टीबी के पेशेंट को। इसकी फुल फॉर्म बेसिलस या बेसिली कालमीट एंड गुएरिन, ये इसकी फुल फॉर्म है। और यहाँ पे जो ट्रीटमेंट है, तो ट्रीटमेंट में इसको बेसिली लिखिए। यहाँ पे जो ट्रीटमेंट है उसको आप कहते हैं डॉट्स। एंड दिस स्ट्रेटेजी वाज डेवलप्ड बाय डॉट्स। जो स्ट्रेटेजी है वो WHO ने डेवलप की for the treatment of TB. Now this is your homework. You have to find out the right full form of DOTS. Is that clear to all of you? आपको ये मुझे बताना है कि DOTS की full form क्या होगी. Is that clear to all of you? तो DOTS की full form आप लोगों को बतानी है, ये आपका homework है. Is that clear? इसके बाद यहाँ पे तो DOTS क्या है, एक स्ट्रेटेजी है, WHO ने बनाई थी। इसकी फुल फॉर्म आपको फाइंड आउट करनी है और आपको बताना है मुझे। Is that clear? मुझे पता है, लेकिन मैं फिर भी ये आपके लिए, राइट, जिससे कि आपके अंदर एक एक क्वेरी डेवलप हो जाए किसी भी चीज़ को लेके। मतलब एक रिसर्च माइंड होना चाहिए आप लोगों का, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि डॉट्स की फुल फॉर्म आपको बतानी है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो यहाँ पे ये हो गया आपका टीबी। इज दैट क्लियर? टीबी ट्यूबरक्लोसिस जिसको आप बोलते हो। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? इसके बाद मैं बात करता हूँ लेप्रोसी के बारे में। दिस इज ऑल अबाउट टीबी। ये आपको मेजर पॉइंट्स हैं जो कि एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। इसके बाद बात करता हूँ मैं लेप्रोसी की। सो लिसन केयरफुली। इसके बाद देखिए लेप्रोसी, इसको आप हैंसन डिजीज भी बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, लेप्रोसी जिसको आप हैंसन्स डिजीज भी कहते हैं। लेप्रोसी को हैंसन्स डिजीज इसलिए बोला जाता है बिकॉज दिस डिजीज वॉज डिस्कवर्ड बाय हैंसन। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हैंसन, उन्होंने इस बीमारी को डिस्कवर किया। दैट्स व्हाई दिस डिजीज इज ऑल्सो बी नोन एज हैंसन्स डिजीज। इज दैट क्लियर? सो दिस डिजीज वॉज डिस्कवर्ड बाय, इस बीमारी को किसने डिस्कवर किया? This disease was discovered by Hansen. एक हैंसन नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस बीमारी को डिस्कवर किया। That's why called Hansen disease also. लेप्रोसी, लेप्रोसी एक पैथोजन की वजह से होती है। यहां पे जो पैथोजन है लेप्रोसी का, जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम लेप्री।
माइकोबैक्टीरियम लेप्री नाम का जो पैथोजन है, दैट कोज ऑफ लेप्रोसी और दैट कोज ऑफ हैंसन्स डिजीज। तो इस पैथोजन की वजह से ये लेप्रोसी यानी कि ये हैंसन डिजीज हो जाती है और पैथोजन का नाम है माइकोबैक्टीरियम लेप्री। अब यहां पे इस बीमारी का ट्रांसमिशन कैसे होता है, यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस। दिस डिजीज ऑल्सो ट्रांसमिट थ्रू कफिंग। इस बीमारी का ट्रांसमिशन कफिंग या फिर नेजल डिस्चार्ज या फिर स्नीजिंग की वजह से होता है। इज दैट क्लियर? इस तरीके से इस बीमारी का ट्रांसमिशन होता है। इस बीमारी के सिम्टम्स क्या है, इसकी प्रॉब्लम्स क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। इस बीमारी के सिम्टम्स क्या है? लेप्रोसी एक बहुत ही फैमिलियर डिजीज है, लेप्रोसी, राइट। इस बीमारी के जो सिम्टम्स है, इस बीमारी में डेवलप हो जाते हैं वाइट पैचेस ऑन स्किन। स्किन पे वाइट पैचेस डेवलप हो जाते हैं। नर्व थिकनिंग हो जाती है। वाइट पैचेस ऑन स्किन डेवलप हो जाते हैं। कभी कभी सेंसेशन लॉस हो जाता है, राइट। पार्शियल और कंप्लीट लॉस ऑफ सेंसेशन। स्किन में सेंसेशन नहीं होता है, या तो पार्शियल लॉस हो जाता है या कंप्लीट लॉस ऑफ सेंसेशन इन स्किन इन केस ऑफ लेप्रोसी। ये सिम्टम्स आपको याद रखने हैं। पार्शियल और कंप्लीट लॉस ऑफ सेंसेशन। पार्शियल और कंप्लीट लॉस ऑफ सेंसेशन हो जाता है इन केस ऑफ लेप्रोसी। तो लेप्रोसी के केस में पार्शियल और कंप्लीट लॉस ऑफ सेंसेशन के भी चांसेस होते हैं। इसके अलावा यहां पे स्किन इरप्शन देखा जाता है। स्किन का इरप्शन होना स्टार्ट हो जाता है। अल्सर्स डेवलप हो जाते हैं और फीवर तो बहुत ही कॉमन सी चीज है, बाय प्रोडक्ट फीवर तो होता ही है। स्किन इरप्शन, अल्सर्स एंड फीवर। समटाइम डिफॉर्मिटीज ऑफ fingers and toes। डिफॉर्मिटीज ऑफ फिंगर एंड टोज, यहां पे फिंगर्स एंड टोज की डिफॉर्मिटीज भी स्टार्ट हो जाती है। लॉस ऑफ फिंगर्स, लॉस ऑफ टोज, इनकी डिफॉर्मिटीज जो है डेवलप हो जाती है इन केस ऑफ लेप्रोसी। इज दैट क्लियर? अब लेप्रोसी का ट्रीटमेंट पॉसिबल है, पहले लेप्रोसी का ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं होता था। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? लोग इसको छुआछूत की बीमारी भी कंसीडर करते थे, मानते थे कि ये छुआछूत की बीमारी है, छूने से फैल जाती है। और ऐसे लोगों को हमारे समाज से डिस्कार्ड करने की कोशिश की जाती थी, डिस्कार्ड कर दिया जाता था जिनको लेप्रोसी की प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि ये एक कम्युनिकेबल डिजीज है, एक इन्फेक्शियस डिजीज है। लेकिन नाउ इट इज द ट्रीटमेंट इज पॉसिबल ऑफ लेप्रोसी। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? डिफॉर्मिटीज ऑफ फिंगर्स एंड टोज। फिंगर्स एंड टोज की डिफॉर्मिटीज हो जाती है, ये भी एक बहुत ही कॉमन सा सिम्टम है लेप्रोसी में। इज दैट क्लियर? तो ये हो गया कौन से पैथोजन की वजह से होता है, माइकोबैक्टीरियम लेप्री की वजह से होता है। ट्रांसमिशन थ्रू कफिंग, थ्रू स्नीजिंग, थ्रू नेजल डिस्चार्ज, इस तरीके से ट्रांसमिशन होता है। एंड दीज आर द सिम्टम्स: वाइट पैचेस ऑन स्किन, नर्व थिकनिंग, loss of sensation, sometime complete loss, sometime partial loss of sensation, skin eruption, ulcer, fever, right, deformities of fingers and toes, ये common symptoms है leprosy में। And this disease is also be known as Hansen's disease because this disease was discovered by Hansen। Are you getting or not? इसके बाद leprosy के बाद next disease is कोलेरा, that I am going to discuss। देखिए, कोलेरा की जो बीमारी है इसको हिंदी में बोला जाता है हैजा। इसे आप हैजा कहते हैं। कोलेरा भी एक बैक्टीरिया की वजह से होता है जिसका नाम है विब्रियो कोलेरी। द नेम ऑफ पैथोजन, ये भी एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। तो यहां पे हम बैक्टीरियल इन्फेक्शन की बात कर रहे हैं।
तो कोलेरा जो है एक पैथोजन की वजह से होता है जिसका नाम है विब्रियो कोलेरी। तो विब्रियो कोलेरी नाम के पैथोजन की वजह से कोलेरा की प्रॉब्लम हो जाती है जिसको आप हैजा कहते हैं। इज दैट क्लियर? इसका जो ट्रांसमिशन होता है तो विब्रियो कोलेरी की वजह से कोलेरा होता है। इस बीमारी का जो ट्रांसमिशन होता है, अगर हम इसके ट्रांसमिशन की बात करें तो ट्रांसमिशन होता है कंटेमिनेटेड फूड्स एंड वेजिटेबल्स को कंज्यूम करने से। अगर आप कंटेमिनेटेड फूड और वेजिटेबल्स कंज्यूम कर लेते हैं राइट, तो आपको कोलेरा होने के चांसेस हो सकते हैं। तो ये भी कंटेमिनेटेड फूड एंड वेजिटेबल्स की वजह से होता है लाइक टाइफाइड, लेकिन इसके सिम्टम्स अलग है राइट, इसकी इन्फेक्शन साइट अलग है। इज दैट क्लियर? तो यहां पे ट्रांसमिशन जो होता है थ्रू कंटेमिनेटेड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर। तो कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर को कंज्यूम करने से ये बीमारी का ट्रांसमिशन हो जाता है। दिस इन्फेक्शन ट्रांसमिट और स्प्रेड थ्रू ईटिंग ऑफ कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर। अगर आप कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर को कंज्यूम करते हैं तो उसकी वजह से इस बीमारी का ट्रांसमिशन हो जाता है। इस बीमारी के जो सिम्टम्स हैं, तो मेजर सिम्टम्स ऑफ दिस डिजीज, इसके जो मेजर सिम्टम्स है इसमें जो है फ्रीक्वेंट स्टूल डिस्चार्ज। स्टूल मतलब फीसिस डिस्चार्ज। फ्रीक्वेंटली फीसिस डिस्चार्ज होती है, स्टूल डिस्चार्ज होती है, और स्टूल जो है उसका कलर राइस वाटर की तरह होता है। स्टूल कलर लाइक राइस वाटर। आर यू गेटिंग और नॉट? तो यहां पे इसके जो मेजर सिम्टम्स है ये जो है फ्रीक्वेंट स्टूल डिस्चार्ज। इसमें फ्रीक्वेंटली स्टूल डिस्चार्ज होता है। स्टूल जो है वो कैसी होती है? राइस वाटर कलर, राइस वाटर की तरह स्टूल होती है। इज दैट क्लियर? फ्रीक्वेंटली डिस्चार्ज होती है। इसके अलावा इसमें वॉमिटिंग भी होती है। तो फ्रीक्वेंट वॉमिटिंग और फ्रीक्वेंट स्टूल डिस्चार्ज की वजह से बॉडी फ्लूइड लॉस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और वो बॉडी फ्लूइड के साथ साथ इलेक्ट्रोलाइट्स के लॉस होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से विद इन शॉर्ट ड्यूरेशन, अगर ध्यान नहीं दिया जाए, प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं दिया जाए इस पेशेंट को, शॉर्ट ड्यूरेशन में विद इन अ डे राइट, उस पर्सन की डेथ भी हो सकती है ड्यू टू एक्सेस लॉस ऑफ बॉडी फ्लूइड थ्रू वॉमिटिंग, थ्रू स्टूल डिस्चार्ज। तो फ्रीक्वेंट स्टूल डिस्चार्ज की वजह से, फ्रीक्वेंट वॉमिटिंग की वजह से बॉडी फ्लूइड लॉस हो जाता है, और अगर एक्सेसिव बॉडी फ्लूइड लॉस हुआ, डिहाइड्रेशन हुआ, उस डिहाइड्रेशन की वजह से विद इन ए शॉर्ट ड्यूरेशन उस पर्सन की डेथ भी हो सकती है। आर यू गेटिंग और नॉट? तो यहाँ पे फ्रीक्वेंट स्टूल डिस्चार्ज, स्टूल का कलर राइस वाटर जैसा होता है, वॉमिटिंग की वजह से, फ्रीक्वेंटली वॉमिटिंग की वजह से प्रॉब्लम्स डेवलप होती है, जिसको ये इसके जो मेजर सिम्टम्स हैं। इसके अलावा यहां पे लॉस ऑफ एक्सेसिव बॉडी फ्लूइड, बॉडी फ्लूइड्स का लॉस हो जाता है। बॉडी से अगर बॉडी फ्लूइड का एक्सेसिव लॉस होगा तो उस केस में डिहाइड्रेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, यानी कि पर्सन विल बी डिहाइड्रेट। तो ऐसे केस में पेशेंट को एज ए ट्रीटमेंट दिया जाता है ORS, यानी कि ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, जिसमें कि आप जो है एक सॉल्यूशन बनाते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स का एंड वाटर का। नमक, चीनी और पानी को मिक्स करके एक सॉल्यूशन बनाया जाता है जिसको आप ORS बोलते हैं। उस सॉल्यूशन को बार बार फ्रीक्वेंटली उस पेशेंट को देना होता है उसके ट्रीटमेंट के लिए। इज दैट क्लियर? अदरवाइज तो एक्सेसिव डिहाइड्रेशन की वजह से उस पेशेंट की, उस पर्सन की डेथ हो सकती है। तो ये बात आपको हमेशा याद रखनी है जब भी किसी को कोलेरा हो, फ्रीक्वेंटली स्टूल डिस्चार्ज हो या फ्रीक्वेंटली वॉमिटिंग हो, तो बॉडी से एक्सेस फ्लूइड का लॉस हो सकता है। और अगर बॉडी से एक्सेस फ्लूइड का लॉस हो सकता है हुआ तो विद इन शॉर्ट ड्यूरेशन उस पर्सन की डेथ भी पॉसिबल है। तो ऐसे केस में उसकी बॉडी फ्लूइड लेवल मेंटेन रखना है, इलेक्ट्रोलाइट्स लेवल मेंटेन रखना है। तो आप क्या देते हैं? ORS, यानी कि ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, या ORT भी बोलते हैं आप, ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी।
ये दिया जाता है। तो इसका जो ट्रीटमेंट है ये भी आप लिख लीजिएगा। सो व्हाट काइंड ऑफ ट्रीटमेंट यू विल प्रोवाइड टू द पेशेंट। इसमें जो ट्रीटमेंट दिया जाएगा पेशेंट को वो मेनली दिया जाता है ORS यानी कि ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वाटर। सॉल्यूशन ऑफ, इस सॉल्यूशन में क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं प्लस वाटर होता है। तो ये सॉल्यूशन पेशेंट को दिया जाता है ORS। इज इट क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट कोलेरा। ये होता है विब्रियो कोलेरी बैक्टीरिया की वजह से। इसकी इन्फेक्शन साइट मेनली आपकी गट होती है, इंटेस्टाइन होती है। इज दैट क्लियर? इसका ट्रांसमिशन होता है कंटेमिनेटेड फूड एंड कंटेमिनेटेड वाटर से। इसमें फ्रीक्वेंट स्टूल डिस्चार्ज होता है, फ्रीक्वेंट वॉमिटिंग होती है। फ्रीक्वेंट स्टूल डिस्चार्ज और फ्रीक्वेंट वॉमिटिंग की वजह से बॉडी से एक्सिस बॉडी फ्लूइड का लॉस होता है। स्टूल डिस्चार्ज में, स्टूल जो होता है वो स्टूल डिस्चार्ज राइस वाटर, लाइक राइस वाटर, राइट। और बॉडी से एक्सिस बॉडी फ्लूइड लॉस होने की वजह से डिहाइड्रेशन हो सकता है। तो ऐसे केस में पेशेंट को फ्रीक्वेंटली ORS देना चाहिए, यानी कि ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो कोलेरा में ये किया जाता है। इसके बाद लेप्रोसी हो गया, कोलेरा हो गया। इसके बाद अगली जो डिजीज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, डिप्थेरिया। डिप्थेरिया मेनली 5 साल की उम्र के बच्चों तक होती है। A majority cases of diphtheria up to the age of 5 years of the children. Up to the age of 5 years of children में diphtheria के chances होते हैं। तो next disease is diphtheria. You must know about diphtheria. Listen carefully. तो next है diphtheria. So next I am going to discuss about diphtheria. Listen carefully. देखिएगा। तो नेक्स्ट दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस डिप्थेरिया। ध्यान दीजिएगा। माय नेक्स्ट टॉपिक इज डिप्थेरिया। माय नेक्स्ट टॉपिक इज डिप्थेरिया। ध्यान दीजिए प्लीज। देखिए, बात करते हैं डिप्थेरिया की। तो डिप्थेरिया, ये जो प्रॉब्लम है डिप्थेरिया, ये डिप्थेरिया प्रॉब्लम कैसे और क्यों डेवलप होता है ये आपको पता होना चाहिए। डिप्थेरिया की जो प्रॉब्लम है, इसका जो पैथोजन है, इसका पैथोजन है कोरिनी बैक्टीरियम या कोराइनी बैक्टीरियम भी बोल देते हैं, डिप्थेरी। तो कोराइनी बैक्टीरियम और कोरिनी बैक्टीरियम डिप्थेरी। तो कोराइनी बैक्टीरियम डिप्थेरी की वजह से डिप्थेरिया की प्रॉब्लम डेवलप होती है। दिस प्रॉब्लम जनरली डेवलप अप टू द 5 इयर्स एज ऑफ चिल्ड्रन। तो ये जो प्रॉब्लम डेवलप होती है, दिस डिजीज मेनली अकर इन children up to 5 years of age। ये प्रॉब्लम मेनली 5 years of age के चिल्ड्रंस में होती है, चिल्ड्रन में होती है। अप टू द एज ऑफ 5 years of children में ये प्रॉब्लम होती है, जिसको आप डिप्थेरिया बोलते हैं। इस केस में होता क्या है, यहां पे जो मेजर सिम्टम्स है डिप्थेरिया के, इस बैक्टीरिया की वजह से जो मेजर सिम्टम्स डेवलप होते हैं, जैसे हॉर्सनेस।
हॉर्सनेस का मतलब है गले में खराश होना, गला खराश हो जाता है, गला पक जाता है। सोर थ्रोट, यू कैन से सोर थ्रोट। सोर थ्रोट की प्रॉब्लम डेवलप हो जाती है, यानी कि थ्रोट इन्फेक्शन है ये एक तरीके का, राइट। इसको गाल घोटू भी बोलते हैं कुछ लोग हिंदी में। तो सोर थ्रोट की प्रॉब्लम है, वॉमिटिंग की प्रॉब्लम है, इसमें वॉमिटिंग आती है पेशेंट को, वॉमिटिंग होती है, सोर थ्रोट है, फीवर है, हेडेक है, कफिंग भी होती है। इज दैट क्लियर? तो ये मेजर सिम्टम्स है डिप्थेरिया के। इज दैट क्लियर? और ये बीमारी अप टू दी 5 years एज ऑफ चिल्ड्रन, ये 5 साल के बच्चे तक को बीमारी होती है। तो इसमें जो मेजर कॉमन प्रॉब्लम है, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इसकी, वो है शोर थ्रोट या हॉर्सनेस। इसके अलावा बाय प्रोडक्ट अदर सिम्टम्स भी है इसमें, लाइक वॉमिटिंग, हेडेक, वीकनेस, फीवर, ये सारी प्रॉब्लम्स इसमें डेवलप हो जाती हैं। तो ये हो गया डिप्थेरिया। तो डिप्थेरिया के बारे में इतनी इंफॉर्मेशन है, दिस इज मोर देन इनफ फॉर यू, और यहाँ पे इस पे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। डिप्थेरिया के बाद अगली जो बीमारी है जिसे आप कहते हैं टेटनस। इज दैट क्लियर? टेटनस की अगर हम बात करें, या टिटेनस भी बोलते हैं, तो टिटेनस की अगर हम बात करें तो टिटेनस और टेटनस कैसे होता है, ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है, बहुत ही डेंजर डिजीज है, बहुत ही डेंजरस डिजीज है ये, जिसको आप टिटेनस बोलते हैं। ये जो बीमारी होती है ये भी एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, ये एक पैथोजन की वजह से होती है, जो कि एक सॉइल बोर्न बैक्टीरिया होता है। जनरली ये बैक्टीरिया सॉइल में प्रेजेंट होता है, कंटेमिनेटेड सॉइल से ये बीमारी होती है। अगर कंटेमिनेटेड सॉइल आपके कहीं भी ओपन ब्लड वेसल्स के कांटेक्ट में आ जाता है, कहीं भी आपको खरोच लगती है और वो कंटेमिनेटेड सॉइल आपके उस ब्लड वेसल से कांटेक्ट में आ गया, या उस इंजर्ड पार्ट के कांटेक्ट में आ गया, या किसी भी तरीके से आपको किसी आयरन मटेरियल से आपका बॉडी पार्ट कट गया है ना, जंग लगे हुए लोहे से अगर आपका बॉडी पार्ट कट जाता है, या किसी भी तरह की अगर इंजरी हो जाती है और उस इंजरी में वो कंटेमिनेटेड सॉइल आपके कांटेक्ट में आ जाती है, तो टेटनस के चांसेस बढ़ जाते हैं। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्योंकि ये सॉइल बोर्न माइक्रोब है, सॉइल बोर्न बैक्टीरिया है, और अगर ये आपके ब्लड के अंदर एंटर कर गया तो इसकी वजह से टेटनस हो सकता है। तो कभी भी अगर आपको चोट लगे जंग लगे हुए लोहे से, या आपको कोई खरोच लग जाती है, उसमें मिट्टी का कांटेक्ट आ जाता है, तो उसको तुरंत की तुरंत आपको साफ़ करना चाहिए, पानी से साफ़ करना चाहिए, एंटीसेप्टिक्स डिटॉल वगैरह का वहाँ पे अप्लाई करना चाहिए, जिससे कि आप इस इन्फेक्शन से बच सकें, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक इन्फेक्शन है। इज़ दैट क्लियर? तो यहाँ पे आप इसका वैक्सीन भी लगा सकते हैं, इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है, लेकिन अगर ये एक बार हो गया तो इसमें पेशेंट को बचाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इज़ दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो ये बातें आपको याद रखनी है यहाँ पे। तो टेटनस की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें जो पैथोजन होता है वो सॉइल बोर्न पैथोजन है, जिसका नाम है क्लोस्ट्रीडियम टेटनी। क्लोस्ट्रीडियम टेटनी नाम का पैथोजन, क्लोस्ट्रीडियम टेटनी नाम का बैक्टीरिया, जिसकी वजह से टिटेनस की प्रॉब्लम होती है, ये पैथोजन है, राइट। इसका जो ट्रांसमिशन होता है कैसे होता है? contaminated soil which come in contact with open wound। अगर कोई जख्म या घाव लगा है, वो ओपन वुंड के कांटेक्ट में वो कंटेमिनेटेड सॉइल अगर आ जाती है, तो उसकी वजह से आपकी बॉडी में टेटनस चला जाता है। ये बैक्टीरिया जो होता है, दिस बैक्टीरिया नेचुरली अकर राइट इन द गट ऑफ हॉर्स। जो हॉर्स है उसकी गट में ये बैक्टीरिया नेचुरली प्रेजेंट होता है। इज दैट क्लियर? अगर हॉर्स जो है कहीं पे भी राइट अपने फीकल मैटर को डिस्चार्ज कर देता है, तो उस फीकल मैटर के कॉन्टैक्ट में ये बैक्टीरिया आ जाता है।
सॉरी उस फीकल मैटर के थ्रू ये बैक्टीरिया जो है सॉइल के कांटेक्ट में आ जाता है। आर यू गेटिंग और नॉट? दिस इज नेचुरली प्रेजेंट इन द गट ऑफ द हॉर्स, and when the horse will discharge the fecal matter, that fecal matter come in contact with the soil and soil become contaminated, and that contaminated soil will come in contact with the open wound. When the soil will come in contact with the open wound, in that case you may have chances of the tetanus. Is that clear to all of you? तो ये है आपका क्या, इस तरीके से इसका ट्रांसमिशन होता है। इसके बाद इसके जो मेजर सिम्टम्स हैं ये आपको पता होना चाहिए। हाँ, एक चीज और, इसकी जो मेजर साइट है, इसकी जो इन्फेक्शन साइट है, ये जो है अफेक्ट करता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को, मेनली अफेक्ट द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। अगर ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को अफेक्ट करेगा तो यहाँ पे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को अफेक्ट करने से क्या होगा, यहाँ पे टिटैनी डेवलप हो जाती है। अगर आपने पढ़ा हो टिटैनी, राइट, 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा, टिटैनी दो टाइप की होते हैं, एक पैथोलॉजिकल और दूसरा फिजियोलॉजिकल। जो बैक्टीरिया की वजह से होती है वो फिजियोलॉजिकल है, पैथोलॉजिकल है। वहीं हार्मोनल इम्बैलेंसिंग की वजह से भी, पैराथायराइड हार्मोन क्या है, ब्लड में कोलेस्ट्रॉल कैल्शियम लेवल को बढ़ाता है। अगर पैराथायराइड हार्मोन की कमी हो जाती है तो उस केस में भी टिटैनी के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि मसल्स को सिग्नल्स नहीं मिल पाते हैं। इज दैट क्लियर? तो या फिर स्ट्रॉन्ग सिग्नल की कंडीशन भी डेवलप हो सकती है। आर यू गेटिंग और नॉट? तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सिग्नल की कंडीशन डेवलप हो जाती है। तो ये मेनली अफेक्ट दी न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो ये जो बीमारी है ये किसको अफेक्ट करती है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को, जिसकी वजह से मस्कुलर क्रैम्प्स डेवलप हो जाते हैं। क्या डेवलप होते हैं? इसका जो मेजर प्राइमरी सिम्टम है वो है मस्कुलर क्रैम्प्स। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो यहाँ पे इन दिस केस this bacteria mainly affect the neuromuscular junction। ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को अफेक्ट कर देता है, जिसकी वजह से क्या होगा, सिम्टम्स क्या होंगे, इरिटेबिलिटी होगी, मस्कुलर क्रैम्प्स हो जाएंगे। मस्कुलर क्रैम्प्स, मसल्स में अकड़न आ जाती है, हाई कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स, मसल्स में इतना ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाएगा, कभी कभी उस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से आपके बॉडी पार्ट्स ऑटोमेटिकली बैंड कर जाएंगे, आपकी बॉडी जो है बैंड कर जाएगी स्ट्रॉन्ग मसल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, मस्कुलर क्रैम्प। इसको आप लॉक जो डिजीज भी बोलते हैं। अगर मसल्स ऑफ जो में क्रैम्प्स आ जाते हैं तो आप जो है मसल्स की अपने जो की मूवमेंट नहीं कर पाते हैं, यू विल नॉट एबल टू टॉक, राइट, इवन यू विल नॉट एबल टू फीड योर सेल्फ। आप कुछ ना तो खा पाएंगे ना बोल पाएंगे, क्योंकि आपका जो जबड़ा है वो पूरी तरीके से लॉक हो गया है, वो जाम हो गया है, क्योंकि उसकी मसल्स भी इन्फ्लुएंस हो सकती है। इज दैट क्लियर? हाई मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे हाई और स्ट्रॉन्ग मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन की वजह से मस्कुलर क्रैम्प्स डेवलप हो जाते हैं, क्योंकि ये मेनली न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से मसल कॉन्ट्रैक्शन हाई हो जाता है और वहाँ पे मस्कुलर क्रैम्प्स डेवलप हो जाते हैं। मसल्स अपनी कॉन्ट्रैक्शन स्टेज में रह जाती है, वो रिलैक्स नहीं हो पाती है, और इतना मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से बॉडी के पार्ट्स बैंड कर जाते हैं, आपके लिम्ब्स बैंड कर जाएंगी। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बात समझ में आ रही है? आपकी वर्टिब्रल कॉलम बैंड कर सकती हैं, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स डेवलप हो सकती हैं। आपका जो है वो लॉक कर सकता है, तो आपकी जो नेक है उसमें स्टिफनेस आ सकती है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम इससे रिलेटेड डेवलप हो जाती है। और कभी कभी इन सेवरल केसेस अगर ये मस्कुलर क्रैम्प्स आपकी रेस्पिरेटरी जो मसल्स होती हैं, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, आपने पढ़ा होगा, अगर ये मस्कुलर क्रैम्प्स उन मसल्स में हो जाती है तो आप ब्रीदिंग नहीं कर पाते हैं। तो ब्रीदिंग ना करने की वजह से बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाती है, टिश्यूज़ तक ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पा जाती है, और इन सीवियर केसेस डेथ ड्यू टू एस्फाइक्सिया, ये प्रॉब्लम भी डेवलप हो जाती है इन केस ऑफ टिटनेस। तो ये अपने आप में एक डेंजरस डिजीज़ है, ये बात आपको याद रहनी चाहिए। लिसन केयरफुली। तो इरिटेबिलिटी, मस्कुलर क्रैम्प्स, स्टिफनेस ऑफ नेक, गर्दन में अकड़ाहट पैदा हो जाती है,
बैंड्स ऑफ लिम्स ऑटोमेटिकली हाथ पैर मुड़ने लग जाते हैं स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। कभी कभी इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है कि वो कॉन्ट्रैक्शन आपकी हड्डियां भी तोड़ सकता है। याद रहे, बात समझ आ रही है? तो डिफिकल्टीज इन मूविंग ऑफ जॉ, क्योंकि इसको आप लॉक जॉ डिजीज भी कहते हैं, लॉक जॉ डिजीज भी कहा जाता है। जबड़ा जाम हो जाता है, आपका ये जो जबड़ा है वो जाम हो जाता है। इज दैट क्लियर? इफ मस्कुलर क्रैम्प्स develop in respiratory muscles, death due to asphyxia, क्योंकि ब्रीदिंग डिफिकल्टी डेवलप हो जाएगी, ब्रीदिंग नहीं हो पाएगी और बॉडी तक ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाएगी, और बॉडी के टिश्यूज में अगर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाई, सो दैट यू कॉल्ड एस्फैक्सिया। दिस इज द लैक ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यू, दैट यू कॉल्ड एस्फैक्सिया, डेथ ड्यू टू एस्फैक्सिया। तो यहां पे इफ मस्कुलर क्रैम्प्स डेवलप इन रेस्पिरेटरी मसल्स, अगर मस्कुलर क्रैम्प्स रेस्पिरेटरी मसल्स में डेवलप हो जाते हैं, दैट रिजल्ट्स टू डेथ ड्यू टू एस्फाइक्सिया, उस केस में डेथ हो जाएगी ड्यू टू एस्फाइक्सिया। सच कंडीशन कैन ऑल्सो डेवलप इन केस ऑफ टिटेनस। इज दैट क्लियर? तो टिटेनस कॉलिस्ट्रीडियम टेटेनी बैक्टीरिया की वजह से होता है। ये एक सॉइल बोर्न बैक्टीरिया है। ये बैक्टीरिया नेचुरली प्रेजेंट होता है इन द गट ऑफ हॉर्स, राइट? दिस बैक्टीरिया कैन कंटेमिनेट द सॉइल when the horse will discharge the fecal matter, and that fecal matter will come in the contact of the soil. And if your open wound come in contact of the soil, अगर आपके open wound soil के contact में आ जाते हैं, that cause of transmission of this bacteria, Clostridium tetani. And this bacteria mainly affect the neuromuscular junction, right? That results high muscular cramps, यानी कि that results to high muscle contraction, and sometimes this muscle contraction can break your bones also. Are you getting or not? बात समझ में आ रही है? And if this muscular cramps develop in respiratory muscles, then cause of death due to asphyxia, irritability, stiff neck, ये सारे symptoms हैं. These all are the symptoms of tetanus. So this is all about tetanus, and these are the diseases of bacteria. तो बैक्टीरियल डिजीज के बारे में मैंने डिस्कस कर दिया। बैक्टीरियल डिजीज में इतना ही है। ये सारी बीमारियां जो मैंने डिस्कस की है, दीज डिजीज आर मोर देन इनफ फॉर यू, एंड इन बीमारियों से रिलेटेड क्वेश्चन जनरली एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन कंप्लीट हुआ, इसको आपको अच्छे से याद करना है, राइट? बैक्टीरिया के नाम आपको लिख लिख के याद करने हैं, तो आसानी से आपको डिजीज़ के साथ बैक्टीरिया के नाम भी याद हो जाएंगे, और बाकी इनके सिम्टम्स, ट्रांसमिशन, ये सब कुछ एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो इसको बड़े ध्यान से और अच्छे से पढ़ेंगे, राइट? इसके बाद मिलते हैं अगले लेक्चर में वायरल इन्फेक्शंस या वायरल डिजीज़ के साथ, राइट? तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।